सभा के प्रधान प्रतिनिधि के पास और इनसे हम जानेंगे गांव के विकास के विषय में। आखिरकार क्यों आए चुनावी दंगल में, क्या इनकी योग्यता है, क्या नाम है, परिचय से ही जानेंगे। और पिछले प्रधानी में क्या विकास ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण इनको चुनाव लड़ना पड़ा, कितने वोटों से जीते, कितने प्रतिद्वंदी थे, सारी बातें इनके मुखार बिंदु से पुनः जानेंगे। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय, मैं सुजीपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास प्रताप सिंह, मेरी पत्नी प्रधान है ग्राम सभा की। और मैं 2017 में यहाँ आया। कानपुर विश्वविद्यालय सेपरेटेड कॉलेज में मैं बीपीएड में प्रवक्ता पद पे रहा। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, पिताजी की बीमारी की वजह से मुझे गांव आना पड़ा। और गांव में आने के बाद एक महिला विधवा 2018 में मेरे पास आई और उसका मेन रोते हुए कहने लगी कि मेरा पेंशन नहीं बना है। तो मैंने सोचा कि इसके पति की उम्र है 10 से 12 साल हो गया और इसका पेंशन आज तक क्यों नहीं बना। इस सोच के साथ मैं वहीं पे गेस्ट फैकल्टी में डीएलएड कॉलेज है, सुखई सिंह कॉलेज में मैं वहाँ पे एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके कॉलेज में मैं काम कर रहा था एचओडी के तौर पे। और वहीं से ब्लॉक पे आना जाना शुरू किया उसके काम को लेकर। उसके बाद मुझे ये लगा कि अगर गांव में सारी चीज़ें हो रही है तो विधवाओं को और वृद्धावस्था जो 70-60 साल से ऊपर हैं उनका पेंशन क्यों नहीं बन पा रहा है। तो उस समय मेरे ग्राम सभा में 22 या 23 पेंशन थे और मैंने उस दिन से स्टार्ट किया पेंशन के काम में। कोशिश किया, प्रयास किया, प्रधान से भी मेरी बात, क्योंकि प्रधान का भी ज़रूरत होता है कि उस पर वो पेंशन पे जो है सिग्नेचर करे। मैंने कहा भी कि पेंशन बनवाना है, उसने भी सहयोग किया। उसके साथ साथ सेक्रेटरी का सहयोग रहा और उसमें भरत कुमार जी एसडीएम एज ए एसडीएम थे वो, और ब्लॉक में वीडियो के तौर पे वहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई थी। स्टार्टिंग हुआ तो भरत जी से मैंने कहा कि सर ऐसी बात है, मेरा पेंशन इतने दिन का मैंने ऑनलाइन कराया है और पेंशन इनका हो नहीं पा रहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाया और तुरंत उसी दिन डोंगा लगवाया सारे पेंशनों पे। 20-22 पेंशन थे, कुछ बनवासी बस्ती के थे, कुछ महाजन बस्ती के थे हमारे यहाँ, कुछ जनरल कास्ट के भी थे जो निहायत गरीब लोग थे। पेंशन वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि अगर ग्राम सभा का विकास कराना है तो मुझे चुनाव में लड़ना पड़ेगा। सहयोग से सीट जो है, पहले स्टार्टिंग हुआ तो लगा कि सीट हमारी नहीं हो पाएगी क्योंकि हम जनरल कास्ट में आते हैं, तो चुनाव जब जनरल होगा तभी हम लड़ पाएंगे। उस कंडीशन में पहले पुरुष हुआ, फिर पुरुष के बाद महिला हुई, तो महिला में मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और ये सोच के लड़ाया कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा और गांव का पैसा गांव के लोगों के बीच में खर्च करूंगा। ये मेरी सोच है। दूसरी चीज़, पंचायत भवन जिसमें हम बैठ के आज इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मेरा पहला एजेंडा था कि यही बने। आज जैसे कुछ शिकायतें आती हैं कि फला जगह चोरी हो गई, कंप्यूटरों की चोरी हो रही है, कहीं जगह कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं इस ज़मीन को मैं प्रधान नहीं था उस समय भी, एक बीके सिंह थे जेई, वो आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा पंचायत भवन अगर इस जगह पे बनता तो सारे ग्रामवासियों के लिए नज़दीक रहता और इसका बेनिफिट अच्छे से अच्छा मिलता लोगों को। तो स्टार्टिंग में हालांकि ठेकेदार की प्रथा से कुछ लोग स्टार्ट कर दिए थे इस काम को, 3 सूत का सरिया लगा दिए थे न्यू में, लेकिन उसको खड़वा के उन्हें जब मेरे पास आया तो मैंने 4 सूत का सरिया लगाकर 14 पिलर तैयार कराकर और इसके बाद स्टार्ट किया इस न्यू को। और 1 नंबर ईंट से मैंने प्रयास किया कि पूरा का पूरा बने, लेकिन कुछ वित्तीय अनियमितताएँ मेरे पास आई, जैसे एस्टीमेट पुराना था और रिवाइज नहीं हो पाया। पीडब्ल्यूडी की कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं कि जो ठेकेदार तय करते हैं वही चीज़ आती है, जबकि मार्केट में वैल्यू समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि मार्केट में अगर सरिया का रेट 60 रुपया है और वो 4450 रुपये का हम एस्टीमेट दे रहे हैं, तो प्रधान या कोई भी ठेकेदार कैसे काम कराएगा। तो थोड़ा सा सरकार को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। सीमेंट का रेट 373 रुपया बोरी था उस समय, और आज उस समय हम जब खरीद रहे थे तो 410 रुपये का सीमेंट पड़ा हमको। तो थोड़ी सी ये समस्याएं मेरे पास आई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया कि जितना अच्छा से अच्छा हो जाए हमारा पंचायत भवन तैयार हो जाए।
और आज इस कंडीशन में है कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने स्कूल की समस्याएं देखा, वहाँ पे गया तो देखा कि मिड डे मील बच्चे खा रहे हैं और सामने टॉयलेट की बदबू आ रही है। मैंने तुरंत उस पर जेई से बात किया, एस्टीमेट बनवाया और एक बालक बालिका टॉयलेट जिसमें मैंने सिस्टम सही सारा चीज़ एक्यूरेट बनाया है और आप देख भी सकते हैं जाकर उसको। हमने ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से टाइल्स वगैरह बाहर से भी लगाया। इसके बाद टॉयलेट के लिए अलग से हमने सीट भी रखवाया, वहाँ पे वॉश बेसिन भी कराया, सारे कमरों में टाइल्स की व्यवस्था कराई स्कूलों में। स्कूल भाई फर्स्ट ये है कि गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनको भी ज्ञात हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें घरों में होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इसको अच्छी स्कूलों में होती हैं। मैंने प्रयास किया उसको अच्छा से अच्छा करने का। एक बिल्डिंग पुरानी बनी पड़ी हुई है, उसका भी मेरा प्रयास है कि वो अगले बजट में प्रयास करके उसको कैसे भी ध्वस्त करा के या उसी को रिवाइज करके बढ़िया करा दें, जिससे 2 कमरे और बढ़ जाए हमारे स्कूल में। और कुछ चीज़ें समस्याएं हमारी सड़क में आ रही हैं, जो सड़क जैसे रास्ता ज़रूरी है लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं है मौके पे, क्योंकि चक रोड नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करके लोगों से और आपस में सामंजस्य बना के क्योंकि ज़रूरी भी है, रास्ता ज़रूरी है, कैसे वो सब जाएँ इसकी भी व्यवस्था मैं करूँगा। आने वाले समय में 2-3 साल में आपको लगेगा कि मेरे गांव में कुछ विकास हुआ है। खेल कूद के बच्चों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, उसके लिए मैंने ग्राउंड पिछले साल बनवाया और इस साल जो है वहाँ पे एक रिबोर के माध्यम से एक नल भी लगवा रहा हूँ जल निगम का, कि जिससे कि बच्चों को जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो बच्चे पानी वहीं पी लें, जो रास्ते में चले, रास्ते चूँकि रास्ते में है, रास्ते में जो जाने वाला व्यक्ति प्यास लगी वो भी पानी पी ले। आपकी गांव सभा की टोटल गांव सभा में वोटर कितने हैं? वोटर हमारे यहाँ 1135 वर्तमान में। कितना वोट पड़ा था? वोट 800 कुछ वोट पड़े थे, हालांकि मैं थोड़ा सा बीमार था, लेकिन वो पूरी जानकारी है 850 वोट। और उसमें मैं 52.86% वोट पूरा पाया हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रामवासियों का कि 50 से ऊपर हमको वोट किए। कितने प्रतिद्वंदी कितने थे? प्रतिद्वंदी 7 थे, 7, जिसमें सेकेंड नंबर पे जो थे 203 वोट पाए थे, मैं 443 वोट पाया था। अभी क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, समस्याओं के प्रति क्या करना चाहिए सरकार को? मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि थोड़ा सा पारदर्शिता, अगर ग्राम सभाओं में विकास चाहिए तो जो रेट है थोड़ा सा उसको रिवाइज कराए। मार्केट में सरिया का जो रेट मिले, सीमेंट का जो रेट मिले, वही रेट हमको हमारे एमडी से मिल जाए। हमारे जो अपना वित्तीय है अधिकार है उसमें से हम ले लें। लेकिन क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी का जो रेट होता है उसी के अनुसार हम लोग को रेट मिलता है। तो इस कंडीशन में प्रधान से जो उम्मीदें हैं, हालांकि हम प्रयास यही करते हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो, तो अच्छा काम करने के लिए अगर रेट में दिक्कत होगी तो अच्छा काम नहीं हो पाएगा इस कंडीशन। दूसरी चीज़, मेरे यहाँ जो मेरा तिमाही बजट है 1,42,000, चूँकि 2011 की जनगणना में 1400 कुछ दिखाया गया है कि जनसंख्या इतनी है मेरे गांव की, जबकि इस समय जनसंख्या काफ़ी हो गई है, 3,000 से ऊपर हम जो जनसंख्या हमारे ग्राम सभा की 3,000 करीब है। तो उस कंडीशन में अगर 1,42,000 तिमाही आएगा, 35,000 राज्य वित्त से आएगा, तो कैसे हम काम करा पाएंगे? एक साल में 6 लाख रुपया आएगा, 6 लाख रुपये में कोई भी एक बड़ा काम कराएंगे ख़त्म हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग या सीसी रोड बनाने होंगे तो हमको बजट की भी आवश्यकता है। मेरे ग्राम सभा चूँकि छोटा होना नहीं, प्रधान तो कहे जाएंगे हम ना, तो इस कंडीशन में ये भी होना चाहिए कि छोटा अगर गांव है तो अगर बजट उसको थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। जनसंख्या 2011 सोचिए 2022 चल रहा है, तो इस कंडीशन में 11 सालों में सेम टू सेम 11 साल पहले जो बजट रहेगा वही आज भी रहेगा। तो इस जो महंगाई है डबल हो गई है, इस कंडीशन में हम कैसे काम करा पाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या प्रधानों की को आ रही है जो छोटे ग्राम सभा के प्रधान हैं। जैसे अभी आया ODF प्लस का एक मैटर, जिसमें कहा, हमने पूछा कि ODF प्लस कौन कौन से गांव होंगे, तो उसमें बताया गया कि ODF प्लस में वही गांव आते हैं जो 5,000 की आबादी से ऊपर होंगे। तो ये बताइए कि बड़े गाँवों को ये सुविधाएँ दी जाएगी, छोटा गाँव ऐसे भी दिक्कत होगी, छोटे गांव का बजट भी कम है, तो किस कंडीशन में कैसे गांव का भला करता है? दूसरी चीज़ मेरा प्रयास है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे एमएलसी साहब जो विशाल सिंह चंचल जी हैं
वो भी मेरी मदद करें। साथ में योगेंद्र सिंह जो प्रमुख जी, मान लीजिए मुन्नीलाल प्रमुख जी हैं जो प्रतिनिधि हैं उनके, उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी मेरे ग्राम सभा में पक्के काम और कुछ क्षेत्र पंचायत से काम कराने का प्रयास करें, जिससे मेरे ग्राम सभा का विकास हो सके। पूरे प्रदेश के प्रधान इस बात को लेकर संशय में है कि जो छोटी गांव सभा है उसमें जो वेतन से संबंधित मामला है, जिसमें लगभग 2,40,000 रुपये पर ईयर वेतन में निकल रहे हैं कर्मचारियों के, प्रधान के और तमाम तरह के। तो छोटी गांव सभा में अगर 6 लाख की बजट है और उस स्थिति में 2,40,000 अगर आपका निकल जाएगा तो फिर तो आपके पास 3,60,000 रुपये बचेंगे। कैसे विकास करेंगे फिर? ये समस्या मैं बहुत पहले भी मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, अभी तो साल भर मेरा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में 20,000 जो मंथली हमको देना है, केयर टेकर और शौचालय में जो कर्मचारी हैं और जो हमारे यहाँ पंचायत सहायक लगी हैं उनका वेतन 6,000 रुपये, 5,000 मानदेय प्रधान का, और कुल टोटल 20,000 हो रहा है। 20,000 महीने का जो खर्च हो जा रहा है, उस कंडीशन में ग्राम सभा के ही बजट से जब हमको देना है तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारा जो खर्च है, जो हम नाली खंजा कैसे बनवाएंगे, इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो अलग से इनका मानदेय है उसके लिए अलग से व्यवस्था, एक बजट निर्धारण करें जिससे छोटी ग्राम सभाओं को कोई समस्या ना हो। गांव के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? अभी तक मैं तो गांव से यही अपील किया हूँ। शुरुआत में मैंने जब स्ट्रीट लाइट गांव में लगवाया तो मैंने यही अपील किया कि टाइम टू टाइम जैसे स्विच लगाया, सोचा कि सुबह और कोई जाए उसको बुझा दे, शाम को जला दे, तो ये मुझे सहयोग काफ़ी मिला। साथ में मैंने ये भी अपील किया कि मेरे ग्राम सभा की जो भी संपत्ति है ग्रामवासियों के लिए है, तो ग्रामवासी इतना करें कि कहीं अगर सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई नुकसान अगर पहुंचा रहा है तो वहाँ वो तुरंत उस पर जो है एक्शन लें और हमको भी बताएं और साथ में उसको मना भी कर दें कि ये नुकसान मत करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे गैर बाहरी लोग हों। तो मैं ग्राम सभा से ये अपील करूंगा और साथ में ये भी अपील करूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखें, 2-3 सालों में मैं गाँव का नक्शा बदलने का प्रयास करूँगा। विकास जी, आपके गांव सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने आवास प्राप्त हुए अभी तक? हमारे ग्राम सभा में 2014 के बाद से 2012 के बाद से ही आवास प्लस से गांव का नाम है। लगभग मैंने पता किया कि 11 ग्राम सभा ऐसे हैं जो आवास प्लस पे नहीं है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक भी आवास हमारे ग्राम सभा में अब तक नहीं बना है, जबकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब को घर देना है, छत देना है। मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से, चूँकि मैंने ट्वीट भी किया, मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट किया, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी मैंने लेटर दिया, जिसमें जब मैं CDO साहब के यहाँ गया पता चला कि 45 ग्राम सभा ऐसे हैं गाजीपुर जिले में जो आवास प्लस पे नहीं है। तो मैंने प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि 2022 तक सबको घर देने का, तो इसमें अगर एक गांव 45 ग्राम सभा को अगर एक भी घर नहीं बना तो कैसे उनका सपना पूरा होगा। इस कंडीशन में मैं चाहूँगा कि मेरे अधिकारी जो भी इस बात को सुने और उसके लिए प्रधानमंत्री जी को अपने माध्यम से भी पत्र लिखें कि ये आवास कैसे भी मेरे ग्राम सभा में आवास आ जाए, जिससे कुछ घर ऐसे हैं कि आज छत नहीं है, बरसात में उनको दिक्कत है, पानी से भीग रहे हैं, बहुत सारी कंडीशन खराब है। जबकि इसके पहले मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे वनवासियों के लिए माननीय योगी जी महाराज जी ने उनको आवास दिया, जो 58 आवास बने, सिर्फ वनवासियों का बने हैं। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चूँकि वनवासी थे उनका बन गया, लेकिन अन्य लोग जो हरिजन बस्ती के लोग हैं, जो कुशवाहा हैं, हमारे गांव में भीमर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में गरीब हैं, उनके पास छत नहीं है, तो छत तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही मिल पाएगा। यही उम्मीद है, आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को, आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुँचाएँ, जिससे कि मेरे ग्राम सभा में भी मैं भी चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में कम से कम 20-25 आवास बन जाएँ, जिससे मैं भी गर्व के साथ कहूँ कि मैंने कुछ किया और मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात सुना। बस।